देखिए ये दृष्टि यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ये टेस्ट नंबर 1 चल रहा है और टेस्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 4 वीडियो कर लिए हैं। 30-30 क्वेश्चन के सेक्शन में ये वीडियो आ रहे हैं और ये सबसे लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग 121 से 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए जल्दी से कर लेते हैं। 30-30 क्वेश्चन लेने का कारण ये है कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया। चलिए 121 देख लेते हैं जल्दी से। इसमें पूछ रहा है कि किस अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है। देखिए अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और इसका जो आंसर है वो यूएई है। ठीक है, यूनाइटेड अमीरात, यूएई। ये देखिए इसका मैं फिगर भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये दुबई में बन रहा है और इसका नाम क्या है, हसियान कोल फायर पावर स्टेशन, हसियान। ठीक है, दुबई में है, इसी की बात हो रही थी। तो ये कहाँ पे है, यूएई में। चलिए 122 करते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन, मतलब सीएए की बात हो रही है, द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक एफआर बनाया गया है, फंडामेंटल राइट बनाया गया है। तो ये जो आर्टिकल है ये तो 21A है, ये अब एफआर है, फंडामेंटल राइट है और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 86 और ये 2002 में हुआ था, ये भी याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 123 करते हैं। ये एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। कथन पढ़िए इसका। भारत में एक संघीय व्यवस्था का उद्देश्य प्रभावी सामूहिक कार्रवाई, कलेक्टिव एक्शन द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों एवं पहचान की एकता व विविधता के साथ स्वतंत्रता का सामंजस्य स्थापित करना है। यहाँ पे देखो क्या है, इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर का जो एक कंडीशन होती है, फेडरल स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है वही इन्होंने यहाँ पे लिख दी है, फेडरल स्ट्रक्चर। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो बेसिक सा मतलब जो होता है इसका, वो तो होता है सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजन, मतलब इसको दूसरी भाषा में डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ये आपने पावर जो है वो केंद्र में ना रख के राज्यों को दी है और राज्य में ना पूरे ना रख के आपने ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। वो 3 टियर सिस्टम में आपको दिखता है कि अच्छा खासा पंचायती राज में और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। स्टेट की अलग शक्तियाँ हैं, सेंट्रल की अलग शक्तियाँ हैं। कारण पढ़िए। भारत के राष्ट्र निर्माण में बहुलवादी मॉडल का विकल्प चुना, बिल्कुल चुना। देखो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र निर्माण के लिए तो आपके राज्यों का निर्माण हो, राज्यों का निर्माण तब होगा जब आपके जिलों का निर्माण हो, जिलों का निर्माण कब होगा जब आपके ग्राम स्तर का हो। कुल मिला के ये डिसेंट्रलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों सही है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए 124 करें। ये जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको जल्दी से मिला लीजिए बस। रविदास जो थे वो मोची व्यवसाय से संबंधित थे, सेना नाई से संबंधित थे, नामदेव दर्जी से संबंधित थे और कबीर साहब जुलाहा से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2143। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 125। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सामान्य तौर पर वायुमंडल में आर्द्रता यानी मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी भी आप इसको बोल सकते हो। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा के लिए अक्षांश एक निर्धारक है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड को ये एक कारण बता रहे हैं आर्द्रता की मात्रा होने के लिए। ठीक, वायुमंडल में आर्द्रता का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अक्षांश पर डिपेंड करता है, इसका दूसरा मतलब है। कारण पढ़िए, तापमान के कारण ही आर्द्रता जल वाष्प के रूप में बनी रहती है। देखो आपको देखना है कि ये अपने आप में दोनों तो सही ठीक है। देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ये अर्थ है, ग्लोब है, इक्वेटर है और ये आपका 23.5 साउथ है और ये 23.5 नॉर्थ है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इस जो ये रीजन है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इसमें जो हीट वेव्स होती हैं, जो सनराइज होती हैं, वो परपेंडिकुलर ओवरहेड होती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से एवापोरेशन वाटर का एवापोरेशन अच्छी मात्रा में होता रहता है, जिसके कारण वाटर वेपर जो हैं वायुमंडल में, वाटर वेपर ठीक ठाक रहती हैं, मतलब अच्छी मात्रा में वाटर वेपर रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अक्षांश ही तय कर रहा है टेम्परेचर होने के लिए और टेम्परेचर ही तय कर रहा है वाटर वेपर वहाँ की वायुमंडल में कितना होगा। ठीक है, यानी यदि आप ऊपर वाले जोन में जाएंगे
ऊपर वाले जोन का मतलब है ऊपरी वाले जो हाई लैटिट्यूड जिन्हें बोलते हैं, उच्च स्तर के जो हैं लैटिट्यूड, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर डाउन मिलेगा। टेम्परेचर डाउन होने से यहाँ पे मॉइस्चर की मात्रा भी कम मिलेगी। ठंड आर्द्रता को ठंडे से मत आप एज्यूम करना, ठीक है, कि जहाँ पे ठंडक होगी वहाँ पे आर्द्रता भी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। वायुमंडल में वाटर वेपर एक क्षेत्र का वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो हवा है उस हवा में वाटर वेपर कितने हैं, वाटर वेपर की मात्रा ही तुम्हारा आर्द्रता है, ठीक है, ना कि ठंडक की मात्रा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? तापमान के कारण ही आर्द्रता जलवाष्प के रूप में बनी रहती है। बिल्कुल सही है, आपने देखा यहाँ पे इस रीजन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहती है। और लैटिट्यूड आप ऊपर जाओगे या फिर नीचे की तरफ आओगे, नीचे भी एक तरह से ऊपर ही जाना है, तो आपको आर्द्रता की मात्रा में कमी नज़र आएगी। तो अक्षांश बिल्कुल एक निर्धारक के रूप में कार्य करता है। तो ये भी अपने आप में दोनों सही हैं, ठीक, दोनों सही है और उसका कारण भी है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए 126 देखिए, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बर्ड की स्पीसीज़ है। ग्रेट फ्लेमिंगोस ये भी बर्ड की स्पीसीज़ है। हम अभी इसकी फिगर दिखा दे रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस प्रकार के पक्षी और कैसे जानवर हैं। नीलगिरी तहर ये एनिमल की स्पीसीज़ है। और फाल्कन तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ बाज और चील की तरह लग रहा है, तो ये भी बर्ड की स्पीसीज़ है। पहले तो आप फिगर देख लीजिए, देखो ये है, ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये फ्लेमिंगो है, इसके देखो पैर कितने लंबे लंबे हैं। तो इससे एक थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये दलदली इलाकों में और झीलों के किनारे उस तरह के एरिया में रहता होगा। इसको ये जो है बकरी का शेप का जो है, बकरी जैसा दिखने वाला है, इसको बोलते हैं नीलगिरी तहर। ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का ये राजकीय पशु भी है, ठीक है। और ये है फाल्कन, ये है अमूर फाल्कन। तो ये तो इनके फिगर हो गए। आप देख लीजिए कि कौन कैसी स्थिति में है। कहाँ गया क्वेश्चन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नीलगिरी तहर जो है वो लगभग लुप्त प्राय की स्थिति में है, सब लोग मार काट के खा लिए। अमूर फाल्कन जो है वो भी लीस्ट कंसर्न है, पर उतनी दिक्कत नहीं है, उतना क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्थिति में नहीं है, ठीक। ग्रेट फ्लेमिंगो है, ये भी कम चिंतनीय है, मतलब लीस्ट कंसर्न में है, बट यहाँ पे वल्नरेबल लिखा है, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया? इसका आंसर बी ऑप्शन हो गया, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए 127 कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर की शैडो जोन की विशेषता है? महासागर का शैडो जोन क्या है? शैडो जोन के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए। ऐसे शैडो जोन की जो खास बातें वो हैं, देखो एक समझिए इसको, ये काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक तरह से ब्लॉक वाटर होता है। ये महासागरों में, समुद्रों में ये वाटर ट्रैप रहता है, मतलब अब बहुत सालों से, मतलब लाखों वर्षों भी हो सकते हैं, करोड़ों वर्षों भी हो सकते हैं इसको, जहाँ पे उस वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं रहता है, ठीक है, मूवमेंट होता ही नहीं है इस वाटर में, मतलब ब्लॉक्ड है। यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो भी इसके अंदर ट्रैप रहते हैं और एक तरह से उनमें कोई जान नहीं होती है। मतलब ये भी इनको क्या कह सकते हैं कि इनको ऐसे बोलो कि ये मरे हुई अवस्था में रहते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स भी मरे हुई अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और इस शैडो जोन में ऑक्सीजन तो रहती ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन बहुत कम है, यहाँ रहती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो भी जीव यहाँ पे पैदा होते हैं, या फिर जो इस जोन को विदाउट ऑक्सीजन वाले जोन को सस्टेन कर पाते हैं, उसी तरह के जीव ही यहाँ पे पनप पाते हैं, ठीक है। मतलब उनको अवायवीय जीव बोलते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये कुछ शैडो जोन की विशेषता हैं। तो आप समझ लिए, ये 3 इसके मेन पॉइंट हैं कि पानी जो है वो स्थिर टाइप का रहता है, ये बहुत सालों या लाखों करोड़ों सालों से फंसा हुआ पानी होता है। न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो भी ट्रैप रहते हैं, फंसे हुए होते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे होती नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो पनपने वाले जानवर हैं, जीव हैं, फ्लोरा और फौना हैं, वो अवायवीय होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये सभी इसका आंसर हो गया। 128 देखिए, 128 देखिए, ये ग्रेट ग्रीन वॉल पहल है, ये इनिशिएटिव जो है वो कहाँ का है, ये किसके लिए काम करता है, इनिशिएशन कब आया, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल जो है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, यहाँ पे मैं इसको कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, ये जो COP22 हुआ था,
COP22 जो UNFCCC आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा रखा होगा इसको, जो 2016 में हुआ था, यहाँ पे इस इनिशिएटिव को लाया गया था, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो COP22 हुआ था ये मोरक्को में हुआ था, ठीक, मोरक्को में, मराकश में, मोरक्को में ये इनिशिएटिव लिया गया। और इनिशिएटिव में ये था कि आप एनवायरनमेंट के साथ साथ वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखेंगे। एनवायरनमेंट के साथ साथ सोशल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखेंगे। मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट से मतलब है कि वहाँ पे आप रोज़गार सृजन की बात करेंगे, वहाँ की भुखमरी से वहाँ के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट को देखते हुए, एनवायरनमेंट की जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए आपको इन सब पे भी डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थलीकरण के प्रभावों से निपटने के लिए अफ्रीका। देखो इस ऑप्शन में तो आपको सिर्फ परिवर्तन से रिलेटेड बातें दिख रही हैं, बट इसको आप गूगल कीजिएगा ग्रेट ग्रीन वॉल को, तो इसमें ये सब भी पहले साथ में इसके अटैच हैं कि आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उस जोन का करेंगे। उस जोन का मतलब जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं होंगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 129 देखिए, जस्ट फैक्ट है, इसको जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किस कारण व्यक्ति के आंसू में आंसू आते हैं। ये सल्फेनिक एसिड होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट इसकी केमिस्ट्री में हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोग रिसर्च थोड़ी ना करना है, एग्ज़ाम निकालना है बस जल्दी से। 130 क्वेश्चन देखिए, जनगणना सेंसस 2011, तो लास्ट है बस, अब तो चेंज होने वाला है सब कुछ, कुछ डेटा जो है अभी कुछ दिन और पढ़ लो, बाकी सब कुछ बदलने वाला है। तो इन्होंने बोला है कि नगर की जनगणना के हेतु जो सेंसस टाउन होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है। सेंसस टाउन होने के लिए आपको क्या क्या मानदंड दिए गए हैं। तो सबसे पहली कंडीशन 5,000 व्यक्तियों की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हैं में संलग्न कम से कम 75% मेल पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा जो पॉइंट है वो पॉपुलेशन डेंसिटी का है। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो यहाँ पे मानदंड दिया गया है वो 1000 दिया गया है, लेकिन इसके लिए जो तय है, जो तय है वो है 400 व्यक्तियों का है, ना कि 1000 व्यक्तियों का। तो ये 1000 ना होके 400 है, तो इसका आंसर 3 पॉइंट जो है वो गलत हो गया, 1 और 2 सही है। क्लियर। चलिए 131 करते हैं। 131 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान की हस्तलिखित प्रति को अलंकृत किया है। Who among the following decorated the handwritten copy of the Constitution? देखो आपने वेस्ट बंगाल के एक महापुरुष थे जो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे, उनका नाम आपने सुना होगा, अवनींद्र टैगोर। ये जो थे बहुत बड़े ये चित्रकार थे, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। इनके शिष्य थे एक नंदलाल बोस, जो ऑप्शन 4 में दिख रहा है आपको, यही है नंदलाल बोस। इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। इनसे काफ़ी डिमांड भी की गई थी पहले, जे एल नेहरू साहब ने भी इनसे काफ़ी जो अपने भारतीय प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको बनाने के लिए एक प्रपोजल इनको दिया था। अब इन्होंने लिया था नहीं लिया था मुझे नहीं जानकारी है, आप लोग देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, विकीपीडिया पे होगा, पर उतना क्या ज़रूरत है, बस इतना पढ़ लीजिए। नंदलाल बोस इनका आंसर है। 132 देखिए, निम्नलिखित आर्टिकल्स में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर, ये इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में इनके इम्पीचमेंट की बात की गई है। तो वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है, और आर्टिकल 72 क्या है, इनकी क्षमादान की शक्ति है, ठीक। और बाकी जो आर्टिकल 60 हैं, 62 हैं और 63 हैं, इसको आप देख लीजिए जल्दी से। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो यहाँ पे लगा के रखा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। ये तो पहले तो 61 देख लीजिए, 61 जो आपको दिख रही है, ये देखो, ये इम्पीचमेंट के लिए बोला गया है। व्हेन अ प्रेसिडेंट इज़ टू बी इम्पीच्ड फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आधार उन्होंने बताया है ना इम्पीचमेंट का, वो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। अभी किस मात्रा तक वायोलेशन है, किस तरह का वायोलेशन है, इसका तो कुछ देखो चर्चा है नहीं संविधान में, तो खैर वो बात की बात है। पर इतना ध्यान में रखिए कि सिर्फ एक ही आधार है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको सही से डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक। तो हमेशा एक कन्फ्यूजन तो बना ही रहेगा ना, शासन प्रशासन और संसद स्तर पर तो रहेगा ये चीज़, ठीक है। ये आर्टिकल 61 है, और आर्टिकल 60 भी देख लीजिए। आर्टिकल 60 में आपको दिख रहा है ना आप लोगों को,
आर्टिकल 60 में देखो यहाँ पे लिखा है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब की शपथ है। 60 में शपथ है, 61 में आपने देख लिया इम्पीचमेंट है, मतलब महाभियोग है। 62 में क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन, उनके टाइम के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। और 63 में खुद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये बाकी आर्टिकल के बारे में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहाँ पे थे? हाँ 130 को लिया, 133 देखिए। 133 में क्या है, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका बताना है। ज़्यादा जूम हो गया। 133 में आप देखिए इनका क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर बता दीजिए। देखो कैनिंग साहब तो आपको पता है कि ये ये पहले वॉइस रॉय थे, उससे पहले गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी। और ये 1957 जो विद्रोह हुआ था उसके समय के थे, मतलब ये 1857-8 के टाइम पे थे। और इस टाइम पे आप लोग जानते हैं कि जो एक्ट आया था 1858 का, उसमें जो कंपनी का शासन था वो सीधा क्राउन के हाथों में ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक, वारेन हेस्टिंग ये तो पहले ही वाले थे, तो ये 1733 वाले हैं। मेटकॉप साहब ये वो हैं जिन्होंने जो पहले इनसे पहले जो इंडियन प्रेस पर प्रतिबंध लगाए थे उन्होंने इनको हटा दिया था, तो ये उस समय पे थे। तो इनका समय था 1835 से 36 के आसपास थे। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते होंगे, ये जस्ट कैनिंग से पहले थे। और 1854 का इनका समय याद होगा। इनका जो व्यवगत का सिद्धांत था, और इन्होंने वुड्स डिस्पैच वाली जो बात कही थी, ये सब चीज़ें आई थी। इनका कार्यकाल था 1846 से शायद 54 तक था। ठीक है, 48 से 54 तक था, 56 तक था, 56 तक था। तो ये जो दिए हैं नंबर वो खुद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हैं, तो 1 2 3 4 इसका आंसर ही हो जाएगा। चलिए 134 करते हैं, 134 करते हैं। भारत की पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल, ये पहली सफल पूछ रहे हैं। तो देखो पहली जो सूती वस्त्र मिल जो स्थापित हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। ठीक, लेकिन वो किसी कारणवश चल नहीं पाई थी और वो उसको बंद कर दिया गया। दूसरी जो सूती वस्त्र मुंबई में जो ओपन हुई, स्थापना हुई इसकी, ये सफल हो गई। ठीक है, ये चलते रही। इनके जो जिनके मतलब इस मिल के जो मालिक थे वो CN देवर साहब थे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CN देवर। ठीक है, 135 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। 2017 से 2030 तक देखो इतना बड़ा रेंज दिया करे तो आप समझ जाया कीजिए कि इसमें अच्छे खासे एक गोल्स डिसाइड हुए होंगे। तो इन्होंने किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, वनों हेतु फॉरेस्ट के लिए पूछना चाह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सामरिक योजना, आप इंग्लिश में देख लो थोड़ा, यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 से 2030 तक। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या डिसाइड किए हैं वनों के लिए भी, ये तो अच्छी बात है एनवायरनमेंट के लिए। 2030 तक के लिए 6 ग्लोबल फॉरेस्ट लक्ष्य जो हैं उन्होंने डिसाइड किए, और उससे रिलेटेड जो हैं वो 26 हैं। मतलब 6 जो हैं वो मेन लक्ष्य हैं, और 6 में जो संबद्ध हैं इससे रिलेटेड जो हैं इसी में सब क्लॉज के रूप में संबद्ध होंगे छोटे छोटे लक्ष्य, वो 26 हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये पॉइंट करेक्ट है। दूसरा पॉइंट है कि यह वर्ष 2030 तक विश्व भर में वन क्षेत्र को 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, 3% का लक्ष्य बिल्कुल इन्होंने तय किया है, और 2030 तक इसको अचीव भी करना है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 136 देखिए, ये भी इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यूट्रोफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। यूट्रोफिकेशन के कारण कुछ सवाल, पहले तो यूट्रोफिकेशन समझ लीजिए, मैं इसको एक छोटे से टाइम में बता दे रहा हूँ। देखिए यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, थोड़ा कंज्यूम करिए। यूट्रोफिकेशन देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले तो ये कि आप जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्री से, कारखानों से जो वेस्ट जा रहा है पानी में जाके मिल जा रहा है, तो वहाँ पे सेडिमेंट जमा हो रहे हैं नीचे तली पे, तो वहाँ उससे हो क्या रहा है कि मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स प्लस न्यूट्रिएंट्स
यानी पोषक जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जा रहे हैं वहाँ की वाटर बॉडी में। जहाँ पे भी जिस जिस वाटर में भी ये मिल जा रहे हैं वहाँ पे क्या है, इसके वजह से पोषक तत्वों के ज़्यादा होने से, मात्रा ज़्यादा होने से वहाँ पे शैवाल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जा रही है। शैवाल प्लस, या फिर इनको जलीय पौधे बोल लो, जलीय पौधों की मात्रा वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, जलीय पौधे। दूसरा इसमें क्या होता है, ये मिनरल्स इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं कि वहाँ के वाटर में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाती है। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पे जो फ्लोरा और फौना है, यानी जो शैवाल और जलीय पौधे हो गए हैं और जो पहले से उसमें थे, जो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट थे, ये तो बाद में हुए हैं इन्फेक्शन होने के बाद। इन्फेक्शन ही बोल लो इसको एक तरह से। क्या है, फ्लोरा और फौना में क्या होता है कि इनको भी तो ऑक्सीजन की डिमांड है, तो इनकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। ठीक, तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन में जो शैवालों की मात्रा बढ़ रही है और जलीय पौधों की मात्रा बढ़ रही है, वो बढ़ किसके कारण रही है, वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स के कारण बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कारण दिया है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बता रहे हैं, तो ये कारण उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों अपने आप में सही हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, ई और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है को, तो बी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। इसका फिगर देख लीजिए आप। ठीक, इसको आप देख लीजिए कि यूट्रोफिकेशन एक्चुअली होता क्या है, कैसे दिखता है। वैसे ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसको फिगर में देख लीजिए कि यूट्रोफिकेशन क्या है। ये देखिए, इस वाटर बॉडी इस तरीके से हो जाती है, ये दिख रहा पूरा वाटर बॉडी में। एक सेकेंड, ये देखिए पूरा जलीय पौधे दिख रहे हैं पानी के ऊपर, और शैवाल की मात्रा पूरा, मतलब पूरा पानी ही हरा हो गया, ये डेड हो गया पूरा एक तरह से वाटर। इसमें कुछ पनप ही नहीं सकता है शैवालों जलीय पौधों के अलावा, उसमें जीव क्या कोई रहेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिपिक्शन हो रहा है, जैसे जो वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, तो यहाँ पे तली पे वो जमता रहता है। अब चूँकि उस वेस्ट में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, और ये लगातार होता रहता है कॉन्टीन्यूसली, तो ये देखिए कि सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो सेडिमेंट्स बढ़ेंगे उस वाटर बॉडी में, तो ऑब्वियसली पानी कम हो जाएगा। और पहले जलीय पौधे जो यहाँ पे किनारे किनारे पे थे, अब आपको इसकी पूरी तली पे आपको दिखने लगेंगे, और धीरे धीरे और ऊपर आ जाएगा ये सेडिमेंट्स, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जलीय पौधे और शैवाल और एलगी सब कुछ आपको दिखेगा। तो पूरा का पूरा अपर सरफेस जो तल है ना वाटर का, वो आपको पूरा का पूरा हरा दिखाई देने लगेगा। इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। एक तरह से क्या है, ये वाटर बॉडी में एक नेगेटिव चीज़ है, एनवायरनमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए ये नेगेटिव चीज़ है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं आगे का। 137 देखिए, ये फैक्चुअल है, बस जल्दी से आंसर जान लीजिए। भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक किसे कहा जाता है, ये डॉक्टर लालजी सिंह है। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 138 देखिए, प्रेजेंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये विवेक जोशी साहब थे। और इससे पहले कौन थे, ये शैलेश जी थे, इससे पहले शैलेश थे, श्री शैलेश। पर पुरानों की ज़रूरत नहीं याद रखने की, विवेक जोशी को आप याद रखना। 139 देखिए, ये 5 ईयर प्लान पूछना चाह रहे हैं। 5 ईयर प्लान किस योजना में कौन सा मॉडल अप्लाई हुआ था, किस योजना का क्या टारगेट था, ये सब आपको जान लेना है। तो शुरुआत करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना से। यहाँ पे जो इनका टारगेट लिखा है और जो उसकी थीम थी 12वें पंचवर्षीय योजना की, टाइम इसका क्या था, टाइम इसका 2012 से 2017 था। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा है सामने, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये सही है, यही इसका थीम भी था। 9वीं पंचवर्षीय योजना, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, ये सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, ये जो बेस्ड थी किस मॉडल पे, ये हेरोड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हेरोड डोमर मॉडल, ये हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ना कि महाल नोबिस मॉडल पर। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का जो थीम था, जो टारगेट था, जो एम था, वो था कृषि विकास करना। ठीक है, अब पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल आप देखेंगे तो आप वही 1951 से 5 साल और जोड़ दिए,
56 तक था। ठीक। तीसरे पंचवर्षीय योजना जो है वो गॉडगिल योजना पे बेस्ड थी। महालनोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय है, वो सेकंड 5 ईयर प्लान था। ठीक है, तो याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है। तीसरे पंचवर्षीय योजनाएं है, और इसका जो टारगेट था वो अर्थव्यवस्था को क्या करना था, स्वतंत्र बनाता था। फ्री इकोनॉमी की बात इन्होंने की थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा सा, कौन सा गलत हो गया, इसका पहला गलत हो गया ना, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर पर थी, ना कि महालनोबिस पर। गलती बताना है आपको उसमें। 140 कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व का 2023 की मेजबानी करेगा। उड़ीसा में होगा, भारत में होगा। ठीक है, इससे पहले भी जो मेजबानी किया था वो भारत ने किया था। हॉकी विश्व कप जो हुआ था वो उड़ीसा में ही हुआ था, तो ये लगातार दूसरी बार हो रहा है भारत में, तो ये इम्पोर्टेंट है। 141 देखिए, संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। ठीक, नॉर्मल इंटरप्रिटेशन की बात नहीं हो रही है। मतलब जो नॉर्मल वाद विवाद होते हैं, केस में सुनवाई होती है, संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए निर्मित पीठ के आवश्यक सदस्य। ये पूछ रहे हैं जो बेंच बनती हैं, पीठ का मतलब बेंच होता है। बेंच में कितने लोग रहते हैं और कब, जब संविधान की व्याख्या हो। तो नॉर्मली जो व्याख्याएँ होती हैं, नॉर्मली व्याख्या जो करनी होती है उसमें से 2 या 3 लोगों की बेंच, लोगों की मतलब यहाँ पे जो जस्टिस लोग हैं वहाँ पे। लेकिन जब संविधान की व्याख्या की बात हो तो वहाँ पे कम से कम 5 होने चाहिए। ठीक, कम से कम 5 होने चाहिए। तो इसका आंसर सी हो गया। 142 देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। गिलेटिन प्रस्ताव आपको बताना है। गिलेटिन के बारे में समझते हैं ना। गिलेटिन एक हथियार होता था पुराने ज़माने में। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और तमाम मूवी देखी होंगी, इंग्लिश मूवी देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि इसमें जब सज़ा दी जाती थी तो जिसको सज़ा होनी थी उसके गले के ऊपर एक लोहे का तलवार टाइप का, बहुत बड़ा सा लोहे का, उसकी गर्दन पे छोड़ दिया जाता था, वो गर्दन कट जाती थी, तो वो ग्लूटेन होता था। ठीक, ऐसे बोलते थे कि ग्लूटेन पे चढ़ गया वो। तो ग्लूटेन का मतलब यहाँ पे आपको अब यहाँ पे प्रस्ताव की मैटर में दी, आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई विधेयक पारित हुआ, एक सेकेंड, जैसे कोई बिल पारित हुआ, इसमें जैसे 2-3 भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं, इस बिल के 3 भाग हैं, और 1 और 2 पे बहस हो चुकी है। ठीक, 1 और 2 पे बहस हो चुकी है, इस पे बहस नहीं हुई है, किसी भी कारणवश से नहीं हुई, जैसे समय का अगर अभाव था तो नहीं हो पाई है। लेकिन गिलेटिन प्रस्ताव में होता क्या है, मतलब अगर इसी बिल को गिलेटिन बनाना है तो क्या करना होगा, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, मतलब इस बिल के जो 1 और 2 भाग हैं इस पे बहस हो गई थी, लेकिन 3 पे नहीं हो पाई, लेकिन इस 3 को इन 1-2 के साथ रख दो ताकि ये भी पास हो जाए। ठीक है, ये भी पास हो जाए। इसका मतलब क्या है, आप एक अनधिकृत धारा का उपयोग करके मतदान कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गिलेटिन प्रस्ताव का जो सामने लिखा है ये सही मैच्ड है। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए, नीति कटौती प्रस्ताव। नीति कटौती प्रस्ताव में क्या है कि ये एक तरह से निंदा प्रस्ताव होता है और कटौती प्रस्ताव है। और नीति कटौती में होता है क्या कि आपको अनुदान में 1 रुपये की राशि कम करना होता है, लेकिन यहाँ पर निर्धारित राशि लिखा है। 1 रुपये की राशि अगर कम कर रहे हैं तो आपको नीति कटौती प्रस्ताव बोला जाएगा। ठीक है, तब नीति प्रस्ताव जो होगा, ये जो प्रस्ताव होगा वो नीति कटौती प्रस्ताव होगा। तो आंसर तो आपको यही मिल गया कि यही सम्मिलित नहीं है, लेकिन बाकी भी तो जान लीजिए। कंगारू कटौती क्या है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। कंगारू कटौती देखिए, कंगारू की जो चाल होती है आप लोग समझते हैं, जंपिंग मेथड, जंप करता है ना, तो यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ जंप किया। तो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे जंप किया था पहले, फिर यहाँ जंप किया, मतलब जो बीच का एरिया रह गया इसका क्या, इसको मतलब आपने स्किप कर दिया। तो इसका भी इस प्रस्ताव में, इस कटौती प्रस्ताव में वही मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ पे वो जंप लिया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपने काउंट कर लिया, और जो जितनी दूरी पे जो वो जंप किया था तो वो स्किप पोर्शन हो गया उसका, तो उसको स्किप कर दिया। तो प्रस्ताव के फॉर्म में आप इसको कैसे समझाएंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट खंडों को, किसी भी बिल, जैसे आप कोई भी बिल पास कर रहे हैं तो उसके इम्पोर्टेंट खंडों पे चर्चा कर लेंगे, बहस कर लेंगे, और बाकी को पूरा का पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, और उन्हीं छोटे हुए भाग को यदि आप, जिस पर डिस्कशन हो गया, उन्हीं के साथ आप मिला दोगे तो यही कंगारू कटौती फिर गिलेटिन प्रस्ताव बन जाएगा। ठीक,
तो ये भी सही है, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस की जाती है, ये भी सही मैच्ड है। व्यवस्था का प्रश्न, यदि आप डिसेबल्ड मैनर में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं या फिर प्रस्ताव कर रहे हैं या फिर प्रश्न कर रहे हैं, तो ये आपका व्यवस्था का प्रश्न हो जाएगा। लिखा भी है, जब सदन की कार्यवाही में सामान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो ये भी सही मैच्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नीति कटौती, क्योंकि नीति कटौती में एक राशि की कमी की जाती है, 1 रुपये की राशि की कमी की जाती है, यहाँ पर निर्धारित लिखा है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ अनमैच्ड। ठीक, चलिए 143 करते हैं। अपनी फांसी से पूर्व इन्होंने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, नहीं, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये उनकी पंक्ति थी। तो ये किसकी थी, आपको ये बताना। ये राम प्रसाद बिस्मिल साहब की थी, बहुत बड़े देशभक्त, बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी। ठीक, और इनको काकोरी कांड में सजा हुई थी, फांसी की सजा इनको काकोरी कांड में हुई थी। 144 कीजिए। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन जो होते रहे हैं समय समय पे के अलग हर साल ही होते थे, उनमें से कभी कभी किसी साल 2 भी हो जाते थे, उस दूसरे को स्पेशल सेशन बोला करते थे। 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की, ये गलत है। फिरोज शाह मेहता साहब ने नहीं की थी, जी.के. गोखले साहब ने की थी, जी.के. गोखले साहब ने। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़िए। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, ये बिल्कुल सही है। 1906 में आपको पता है स्वराज शब्द आया था, पहली बार स्वराज शब्द को अपनाया था। ठीक है, तो स्वराज के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो पहला पॉइंट गलत है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। हाँ, 1905 से एक और बात याद आई कि 1905 में ही गोखले साहब ने एक बुक लिखी थी। हाँ, कौन सी बुक थी वो? सॉरी, बुक नहीं, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी। हाँ, वो सोसाइटी कौन थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2। 145 देखिए। सूखा तब होता है, अब इंडियन जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार क्या है सूखे की परिभाषा देख लीजिए। सूखा तब होता है जब सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होती है, ये सही है। ठीक, यही लिखा है परिभाषा में। एक चिरकालिक सूखा प्रवण क्षेत्र यानी अक्रोनिक ड्रॉट प्रोन एरिया प्रायः कम और अत्यधिक अस्थिर मतलब अनस्टेबल वर्षा प्राप्त करता है, ये सही बात है। मतलब यदि बहुत समय से कोई सूखा प्रवण क्षेत्र है तो वहाँ पे जब भी बारिश होती है तो बड़ी अनस्टेबल टाइप की बारिश होती है। ठीक, और नॉर्मली कम ही बारिश होती है वहाँ पे। तीसरा पॉइंट देखिए, पारिस्थितिकी क्षरण यानी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। ये तो शब्द ऐसा है कि आजकल इंसान ने इसको डिग्रेड तो क्या, सब कुछ इसका बिगाड़ के रख दिया। पारिस्थितिकी क्षरण के कारण बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकृति उग्र होती जा रही है, बिल्कुल करेक्ट है, और देख भी रहे होंगे आप लोग। तो इनमें से फिर सही नहीं कौन सा है? तो तीनों अपने आप सही लग रहा है। हाँ, तो ये तीनों अपने आप में सही हैं, तो गलत कौन है? गलत कोई नहीं है। 146 देखिए। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? ये शिक्षक क्वेश्चन है, देवप्रयाग में मिलती हैं, बट आप लोग इसका फिगर भी देख लीजिए ताकि याद रहे। देखिए, एक नदी इसमें कॉमन है, कौन सी नदी है? आपको जो ब्लू रंग से सॉरी मैं इसको कलर चेंज कर लूँ, कन्फ्यूज जाएंगे हम ही लोग। ये जो ब्लू लाइन है ये अलकनंदा है। ठीक है, मतलब हर नदी के साथ अलकनंदा आपको जोड़ना है, हर प्रयाग के साथ आपको अलकनंदा जोड़ना है। क्लियर, हमने जोड़ के रख दिया। अब शुरुआत करते हैं भागीरथी से। ये भागीरथी है, अगर भागीरथी और अलकनंदा तो ऐड रहेगी, भागीरथी में अलकनंदा जोड़ेंगे तो ये कहाँ मिल रही हैं? देखो, ये आके जी मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, यानी ये देवप्रयाग में मिल रही है, ये देवप्रयाग में मिल गई हैं। दूसरे पे चलो, रुद्रप्रयाग में क्या हो रहा? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आ रही है और अलकनंदा तो आएगी, तो मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे मिल रही हैं? रुद्रप्रयाग में। और आगे बढ़िए, ये ग्रीन लाइन देखिए, पिंडार गंगा आ रही है और अलकनंदा तो आ ही रही है, तो पिंडार गंगा और अलकनंदा कहाँ पे मिल रही हैं? ये कर्णप्रयाग में मिल रही हैं। और आगे बढ़िए, अब पीली इस येलो कलर को देखिए, नंदाकिनी, और दूसरी नदी कौन सी है? अलकनंदा ही रहेगी। ये कहाँ पे मिल रही हैं? ये कर्णप्रयाग में मिल रही हैं, ये सॉरी नंदप्रयाग में मिल रही हैं। और एक लास्ट और देख लीजिए, धौली गंगा
और अलकनंदा तो है ही, तो ये कहाँ पे मिल रही हैं, ये विष्णुप्रयाग में, मतलब धौलीगंगा ये और अलकनंदा तो आ ही रही है बद्रीनाथ से, और मिल कहाँ पर रही है, विष्णुप्रयाग से। तो विष्णुप्रयाग से ये फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, बार बार देखते रहा कीजिए, नहीं तो भूल जाते हैं। अलकनंदा कॉमन है, ये मज़े की बात है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। तो इसका आंसर देवप्रयाग हो गया। 147 कीजिए। कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है? देखो अभी रिसेंटली 7 ऐसी साइट हैं जो रामसर साइट में जोड़ी गई हैं, इसलिए ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन डाला अभी टेस्ट सीरीज में। तो वो अभी हम आपको लिस्ट दिखा देंगे, यहाँ पे देख लीजिए। सांडी पक्षी ये भी अभी कहाँ, ये भी ऐड हुआ है, ये भी ऐड हुआ है, ये भी ऐड हुआ है और ये भी ऐड हुआ है। ये रुद्रसागर झील तो यूपी की थोड़ी ना, ये तो त्रिपुरा की झील है, ठीक है, ये त्रिपुरा की झील है। आप उस लिस्ट को देख लीजिए यूपी की। ये देखिए भारत में 42 रामसर स्थल हैं, क्लियर, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं, इतना भी क्लियर है। 42 में 8 यूपी के हैं और 8 में से 7 तो अभी जोड़े गए हैं, मतलब पहले एक ही था। तो ये 8 देख लीजिए, ये 8 हैं, इसको आप देख लेना कौन कहाँ पे, ये भी पूछता है। यूपीपीसीएस देंगे या यूपीट्रिपलएससी के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें एक मतलब एक सेपरेट करके क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, समन पक्षी कहाँ है। नवाबगंज तो बार बार पूछा है, नवाबगंज से ऐसे याद रखिए कि नवाबगंज नवाबों का शहर लखनऊ, और लखनऊ के पास में उन्नाव, तो ऐसे कुछ भी ट्रिक बना लीजिए मतलब अपनी, लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं बार बार, तो इसको देख लेना। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन था, हाँ 147 कर रहे थे, 147 का दूसरा नहीं होगा, बाकी हैं, तो जो दूसरा हटा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 1345। चलिए 148 कीजिए। 148 ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, और रिपोर्ट जो जारी होती हैं कौन सी संस्था करती है, देख लीजिए जल्दी से। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट यानी एमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये UNEP करता है। जो सामने लिखा है वो सही मैच्ड है, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में है, ठीक, नैरोबी कहाँ है, केन्या की कैपिटल है। तो ये सही मैच्ड है, और मैच ही बताना था, सही मैच बताना था, तो आंसर तो आपको पहली लाइन में मिल ही गया। लेकिन बाकी भी देख लीजिए। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है वो WWF देती है, ठीक है, जो वाइल्ड फंड ऑफ नेचर है वो प्रोवाइड कराती है, वो बनाती है इस रिपोर्ट को, ना कि विश्व आर्थिक मंच। WEF ना बना के WWF बनाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WWF का, ये स्विट्ज़रलैंड में है, एक जगह है ग्लैंड, वहाँ पे याद रखना, पूछता है हेडक्वार्टर कहाँ है। तीसरा ऑप्शन देखिए, वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य यानी ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, ये कौन जारी करता है, तो ये जारी करते हैं, ये भी UNEP का ही आउटलुक है, रिपोर्ट है। तो UNEP की 2 रिपोर्ट हो गई ना, एक तो वैश्विक पर्यावरण परिदृश्य हो गई और एक उत्सर्जन गैप रिपोर्ट हो गई। चौथा ऑप्शन देखिए, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट यानी वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट कौन देता है, एक ग्रीन अर्थ सोसाइटी देती है, ना कि मौसम विज्ञान संगठन। कौन सा संस्था, ग्रीन अर्थ सोसाइटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर तो जो सुमेल लेते वही बताना है, तो आंसर है A। 149 देखिए जल्दी से। केंद्रक को कोशिकाओं के ऊर्जा ग्रह के रूप में माना जाता है, ऐसा तो हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, हम लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, तो केंद्रक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। कारण देखिए, कोशिका में उत्पादित ऊर्जा, मतलब कोशिका में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो ATP के फॉर्म में होती है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के फॉर्म में होती है, ये तो सही है, ये सही है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है ना कि सेल में जो ये एनर्जी जनरेट हो रही है, तो एनर्जी जनरेट करने के लिए पुश थोड़ा सा बूस्ट देता है उसको, सेल को, तो वो एनर्जी जनरेट कर लेता है और वो ATP के फॉर्म में करता है। तो इसका ए गलत हो गया, आर सही हो गया, ए गलत आर सही, ऑप्शन डी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवनिंग एजेंट है। लेवनिंग एजेंट का मतलब है कि आप किसी भी फूड में डाल दीजिए, जैसे आटे में डाल दीजिए, तो आटा की अमाउंट जितनी थी वो उससे थोड़ी सी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, फूल जाता है, मतलब थोड़ी उसमें से क्या हो जाता है उसमें, जैसे केक बनाने में इन सब एजेंट्स का यूज करते हैं। केक को थोड़ा सा उसमें आप देखे होंगे केक में छोटे छोटे से होल छिद्र होते हैं,
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से ही होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसी से पोर्स बन जाते हैं, इनको पोर्स बोलते हैं। इसके थोड़ा सा फिगर देख लो, ये किचन में यूज होता है अच्छा खासा। ये देख लीजिए पहले तो, ये देखिए अब ये पोर्स दिख रहे हैं और ये पूरा फैल गया है, सॉइलिंग टाइप की आपको दिख रही होगी। ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर से ही होता है, खाने में डलता है जो। देखिए आटा है, आटे में मिलाया तो ये फूल के कितना हो गया। अब थोड़ा सा मैरिनेट करके रख दीजिए 2 मिनट 10 मिनट, तो आपको ये साइज़ मिल जाएगा। ये किसके वजह से हो रहा है, ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो यूज करते हैं हम लोग किचन में खाने के लिए। ईस्ट भी, खमीर भी यूज करते हैं इन सब को करने के लिए। तो ये इन सब ऐसे जो मटेरियल है ना, इनको लीवनिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर, कहाँ पे पहुँचे हम लोग। तो ये हम लोगों ने टेस्ट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब कल से टेस्ट नंबर 2 के कल से टेस्ट नंबर 2 शुरू करेंगे और उसके 30 क्वेश्चन, कल हो सकता है 60 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन, 3 वीडियो तो मैं बना ही दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।